नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में सर्किट एनालिसिस से संबंधित सभी तैयारियां हम कर चुके हैं, है ना। यानी हमें अब इस लेक्चर से परिपथों का विश्लेषण पढ़ना है, सीधा सीधा, ठीक है। पहले आपको प्रारंभिक तौर पर जो भी तैयारियां आवश्यक थी वो करा दी, है ना। पीपीटी में उसके न्यूमेरिकल वगैरह भी डाल दिए, फिर बाद में भी आगे मैं कराता रहूँगा, है ना। शिखर मान आपको बता दिया, वर्ग माध्य मूल मान आपको बता दिया, औसत मान आपको बताया जा चुका है। ऐसी सभी चीजें मैं आपको पिछले 3 लेक्चर में बता चुका हूं, है ना। तो आज हम प्रारंभ करते हैं परिपथों का विश्लेषण, है ना। परिपथों का विश्लेषण, ठीक है। सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में ऐसे देखें तो अपने को सभी सर्किट करने, है ना। केवल शुद्ध आर बी करना है, केवल शुद्ध एल बी करना है, केवल शुद्ध सी बी करना है, पेयर भी कर लेंगे, आर एल आर सी भी कर लेंगे और आर एल सी भी कर लेंगे और एल सी भी कर लेंगे, है ना। अब सब सर्किट में क्या है, जो सबसे पहला है वो सबसे कंफर्ट है, इसलिए जो सबसे पहले करा रहे हैं उससे आप बाद का इंप्रेशन मत ले लेना। हाँ, ये जरूर है कि इंडिविजुअल जैसे केवल आर, केवल एल, केवल सी, ये महत्वपूर्ण है ना, इनकी इंपॉर्टेंस है, क्लियर। क्योंकि जब हम पेयर करेंगे तो इंडिविजुअल वाला उस पेयर में अपनी भूमिका निभाएगा, जो भी आपको इंडिविजुअल का ज्ञान है। तो सबसे पहले हम जो परिपथों के विश्लेषण में ले रहे हैं ये है केवल शुद्ध प्रतिरोध, ठीक है साहब। केवल शुद्ध प्रतिरोध यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे तो क्या इंपैक्ट होना है उसकी स्टडी आपको कराई जाएगी, है ना। क्या इंपैक्ट होगा उसका। तो सब ये अपन ने एक ऐसी सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ दिया, क्लियर। ये शुद्ध प्रतिरोध, आरोपित वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, है ना। ये शुद्ध प्रतिरोध। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की दिशा को नहीं दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो अपने को धारा की दिशा नहीं दर्शानी है। अब जो इनिशियल लैंग्वेज बोलूंगा मैं वो सेट लैंग्वेज है, मतलब मैं एकेडमिक वाले बच्चों को बता रहा हूं, क्योंकि एकेडमिक वाले बच्चों के कोई इसमें से एक सर्किट आएगा, है ना। केवल एल आ सकता है, केवल एल ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल सी भी आ सकता है, वो भी महत्वपूर्ण है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो मैं इनिशियल लैंग्वेज बोलूंगा वो फिक्स है। फिक्स है का मतलब वही बार बार मुझे बोलनी है हर एक में, है ना। तो आप बहुत पेशेंस होके या पैशनेट होके बात को सुनिए। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा से किसी क्षण प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR हो तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम कहता है वोल्टता विद्युत वाहक बल के बराबर होती है ना। यहां पे मैं एक बात वापस याद दिला दूं आपको कि हमने आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती वोल्टता को फिक्स कर रखा है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यानी जो भी बदलाव हम देखेंगे वो धारा में देखेंगे। भाई आपको जैसे प्रतिरोध का इंपैक्ट देखना है, इसीलिए तो आपने चालू किया केवल शुद्ध प्रतिरोध।
तो आपको प्रतिरोध का प्रभाव देखना है तो आपने वोल्टता तो फिक्स कर रखी है, तो इसका प्रभाव किस में देखने को मिलेगा? इसका प्रभाव सीधे सीधे धारा में ही देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब हम जो कंपोनेंट हैं उनके प्रभाव को धारा में देखेंगे, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण धारा है ना। तो सब पहली लैंग्वेज आप समझ गए, फिक्स रहेगी। आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण प्रवाहित धारा से किसी क्षण प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कैपिटल VR है तो किरचॉफ के नियम से, ये हमेशा ही आपके सामने बोला जाएगा। तो सब विभव का पतन आरोपित विद्युत वाहक बल के बराबर, यही किरचॉफ का नियम कहता, तो VR बराबर V0 sin ओमेगा टी। अब हमें निकालनी होती है धारा, तो प्रतिरोध में धारा आप निकालेंगे सीधे सीधे ओम के नियम से, क्योंकि हम ये सब चीजें पढ़ के आए हैं। तो हम पढ़ के आए तो हमें पता है कौन से कंपोनेंट में धारा किससे निकलेगी, है ना। तो सब अब हम लिखें जैसे ओम के नियम से, ठीक है सर। अब ओम के नियम से I बराबर VR अपॉन कैपिटल R, सीधा सीधा उसमें कोई दे, VR का मान आप 1 से रख दो, है ना। यानी I बराबर VR का मान रखा आपने V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब सब ये जो अब आप धारा जो निकाल रहे हो, ये धारा की समीकरण आपको कब तक सोल्व करनी है, तो मैं आपको बता दूं, ये समीकरण आप तब तक सोल्व करोगे जब तक कि कांस्टेंट यानी आयाम और कलाकोण का सेपरेशन न हो जावे। अब देखो ये पद कांस्टेंट है, V0 वोल्टता का शिखर मान है, R प्रतिरोध है जो आपने लगा रखा है, कलाकोण सेपरेट आई गया, है ना। अब इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे सोल्व नहीं होगा। समीकरण किसकी है? समीकरण है ये धारा की, तो स्वाभाविक है ये किसका शिखर मान होगा? धारा की समीकरण तो धारा का शिखर मान होगा। ये वोल्टता की समीकरण तो ये वोल्टता का शिखर मान है, ये धारा की समीकरण तो ये धारा का शिखर मान होगा। यानी I इज इक्वल टू I0 या V0 अपॉन R को क्या लिख दूं मैं? I0 साइन ओमेगा टी। तो सब वोल्टता से चालू होते हैं आप, और इस प्रकार आप समीकरण 2 में धारा निकाल देंगे। यहां आपने I0 किसकी जगह रखा सब? V0 अपॉन R की जगह, इसलिए R बराबर V0 अपॉन I0। ये लो सब, ये प्रतिरोध का विश्लेषण कंप्लीट है ना। प्रतिरोध में मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट को आप ये मत समझना सब कुछ ऐसा ही होगा, आगे ऐसा नहीं होगा, कठिनता बढ़ती जाएगी थोड़ी थोड़ी। अब सब आपका काम क्या रहेगा? कंपेयर 1 and 2, 1 और 2 को 2 की तुलना करें, 1 और 2 की तुलना से देखें यहां भी कला कितनी है? ओमेगा टी, और यहां भी कला कितनी है? फेज ओमेगा टी। तो स्वाभाविक है कलांतर कितना हुआ? कलांतर कला कोण के अंतर को कहते हैं, तो कलांतर कितना हुआ? 0, और कलांतर 0 है तो इससे क्या कहते हैं? समान कला। तो सब अब आपको लिखना है या देखना है ना। समीकरण 1 व 2 की तुलना से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रतिरोध का उपयोग करने पर वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर 0 होता है, अर्थात प्रतिरोध में वोल्टता व धारा दोनों समान कला में चलती हैं,
यानी दोनों साथ साथ चलती हैं। अब ये साथ साथ चलती हैं वो आपको ग्राफ से समझाया जाएगा, है ना। अभी बहुत अच्छा काम है, अभी 3 ग्राफ भी बनाए जाएंगे, ये कि यही चीज आपको ग्राफ से भी दिखाई जाएगी, है ना। तो एसी में काम हल्का फुल्का नहीं है, एसी में हर काम परफेक्ट है कि आपको जो इधर दिखाएंगे वो ग्राफ से भी समझे। तो जैसे भी मैंने बोला कि अगर शुद्ध प्रतिरोध का उपयोग करें तो वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर 0 होता है, अर्थात शुद्ध प्रतिरोध में वोल्टता व धारा समान कला में रहती है या समान कला में चलती है। क्लियर साहब, है ना। तो ये एक रिजल्ट हो गया। एवं अब अगली बात, R बराबर देखा आपने, अपन ने I0 लिखा V0 अपॉन R की जगह, है ना। तो R बराबर V0 अपॉन I0, V0 भी कांस्टेंट, I0 भी कांस्टेंट, V0 का भी आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, I0 का भी आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो सब प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। आवृत्ति का मतलब जो यहाँ पर धारा की दिशा लगातार बदल रही है उससे प्रतिरोध को कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि प्रतिरोध का व्यवहार एसी और डीसी दोनों में एक जैसा रहेगा। यही बात आपको मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि आप प्रतिरोध के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, प्रतिरोध के संदर्भ में कुछ नया है ही नहीं। वही है जो आपने धारा विद्युत में पढ़ा था। धारा विद्युत में भी वोल्टता बढ़ती तो धारा बढ़ती, यहाँ भी यही होगा, दोनों समान कला में। वोल्टता घटती तो धारा घटती है, यहाँ भी यही होगा क्योंकि समान कला है। दूसरी बात, प्रतिरोध को आवृत्ति से कोई लेना देना है ही नहीं। चलो साहब, ये तो हो गया गणितीय विश्लेषण। अब ग्राफ है, ग्राफ में सभी में 3 ग्राफ बनने। पहला ग्राफ ये बनेगा साहब जावक्रीय तरंग वाला, है ना, जावक्रीय तरंग, है ना। साइनोसुडल वेव वाला पहला ग्राफ बनेगा, है ना। कलर चेंज कर लो, थोड़ा सा फेड टाइप का लग रहा है। अब देखो कई सारी चीजें पहले से अज्यूम करने के फायदे भी हैं, है ना, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये अब सब स्केल अगर वगैरह हो तो और ज्यादा अच्छा आएगा। ये टी समय ग्राफ आप खींचो V और I के लिए, ठीक है सर। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वोल्टता का शिखर NAB ओमेगा, धारा का शिखर NAB ओमेगा अपॉन कैपिटल R है, ठीक है साहब। यानी वोल्टता का शिखर ऊंचा होता है, धारा का शिखर नीचा होता है। तो साहब मैं वो भी पेन के अलग कलर से दिखा दूं। ये वोल्टता का शिखर ऊंचा, ये धनात्मक में अधिकतम और ये ऋणात्मक में अधिकतम। वो अधिकतम ही होता है, ऋणात्मक से मतलब नहीं। अब धारा का शिखर देखें, धारा का शिखर नीचे, धन में ये अधिकतम है और ऋण में ये अधिकतम। ठीक है, ये तो सब धारा की बात होगी और वोल्टता की बात होगी। एक आवर्तकाल का ग्राफ खींचें क्योंकि साइन और कोस आवर्ती फलन है, 2 आवर्तकाल का ग्राफ खींचने से कोई मतलब ही नहीं है। ये सब अपन एक समान अंतराल बना लेते हैं, ये इक्वल डिफरेंसेस ले लिए। मुझे तो भाई जिसमें मैं देख पा रहा हूं, मैं बोर्ड के समीप हूं, तो मैं मेरे हिसाब से समान अंतराल दिख रहे हैं मुझे। ये सब T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये कैपिटल T, है ना। बॉर्डर खींच देते हैं सबकी वोल्टता की, वोल्टता इससे बाहर नहीं निकलेगी सब, है ना। धारा की बॉर्डर भी अलग कलर से खींचते, जब अपने पास अवेलेबल है तो अपन उस अवेलेबिलिटी का यूज करते हैं, है ना। जब तो अपने पास कलर अवेलेबल है तो ले लेते हैं, है ना। ये सब धारा की
रेंज ये रख दी। अब देखो साहब, पहले वोल्टा को तो फिक्स कर रखा है अपन ने, ये अपन ने पहले ही लेक्चर में कह दिया था कि हम V को फिक्स कर रहे हैं, उसका ग्राफ भी फिक्स है। क्या ग्राफ था साहब, वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो वोल्टा का ग्राफ था, है ना। उससे क्या अपने को एक बार जैसे फिक्स कर देते हैं ना अपन, तो उसका ये फायदा होता है अपने को कि अब बार बार अपने को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ना साहब। तो वोल्टा का ग्राफ ये था, मैं व्हाइट से बना रहा हूं इसको, ये जो अपन ने पहले लेक्चर में ही जब एसी पढ़ने चालू किया था तो बता दिया था। तो साहब वोल्टा की समीकरण ये है और इसका ग्राफ वही होगा जो मैंने आपको अभी बना के दिखलाया, ठीक है साहब। इस समीकरण का ये रहा। अब इसके फिक्स होने को अब समझ गए होंगे आप, हो सकता है शुरू में आप नहीं समझो। अब ध्यान रखें कि V का ग्राफ फिक्स है, ये हमेशा ऐसा ही बनाऊंगा मैं, और भी हमेशा यही लिखूंगा। जब यही लिखूंगा तो वही बनाऊंगा। रही बात धारा की, अब जो अपने पास परिणाम आया वो परिणाम कहता है कि वोल्टा और धारा दोनों किसमें, समान कला में। तो देखो साहब, बस शिखर धारा का नीचे होगा, है शिखर नीचे होगा, बाकी समान कला में। है ना, देख लो सर, जब वोल्टा अधिकतम होती है उस समय आप लाल पेन वाली मैं लिख भी देता हूं, ये तो वोल्टा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और ये धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब आप देखो, व्हाइट पेन से वोल्टा दिखा रखी है, वोल्टा अधिकतम तो धारा भी अधिकतम, शिखर भी लिख देता हूं, तो अब अपने को हर चीज बिल्कुल तरीके से समझ में आए। ये देखो धारा का शिखर, और अगर दूसरा दिखाऊं आपको तो ये देखो आप वोल्टा का शिखर, वहीं एक ही जगह दिखा दिया मैं, धारा का और वोल्टा का शिखर। तो धारा अधिकतम या वोल्टा अधिकतम तो धारा भी अधिकतम, फिर वोल्टा जीरो तो धारा भी जीरो, फिर वोल्टा माइनस में अधिकतम तो धारा भी माइनस में अधिकतम, फिर वोल्टा जीरो तो धारा भी जीरो। इसी को कहते हैं समान कला। अब यही तो डीसी में भी होता था, डीसी में आपने पढ़ा है V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो आप वहां भी तो यही कहते थे कि धारा बढ़ेगी तो वोल्टा बढ़ेगी और धारा घटेगी तो वोल्टा घटेगी। ये बात आपने डीसी में भी कही थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि एसी और डीसी में प्रतिरोध का व्यवहार एक जैसा है, आपके सामने क्लियर। ये सब एक ग्राफ ज्यावक्री सभी में बनना है ना। ये विश्लेषण, फिर तीन ग्राफ में से एक बना दे। अब आ जाइए सब दूसरे ग्राफ की बात करें, है ना। दूसरे ग्राफ की बात में अब ये फेजर ग्राफ होता है, यानी वोल्टा व, यार ये क्या हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है तो बहुत ज्यादा, है ना। वोल्टा व धारा के मध्य। अब इसमें वैसे तो क्या है, दो वृत्त बनाओ, एक I0 त्रिज्या वाला, एक V0 त्रिज्या वाला, सकेंद्रीय वृत्त बनेगा। फिर वृत्त में ये ग्राफ बनाओ। तो मैं वृत्त तो नहीं बना रहा, या एक बार बना देता हूं, है ना। चलो एक बार वृत्त बना तो फिर आगे नहीं बनाऊंगा, है ना। तो ये ऐसे कहता है, ये दो वृत्त बनाओ। अब देखो ये वृत्त बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये तो धारा का शिखर छोटा है तो धारा वाला बना दिया। अब एक वोल्टा वाला, आइंदा से नहीं बनाऊंगा सब, मैंने बस एक बार बना के दिखाता हूं। मैं सिंपल जैसे आपको बताऊंगा लाइनों से काम कर दूंगा ना। ये सब केंद्र है ना,
ये वर्टिकल एक्सिस, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये सब ये वृत्त बनाने में मैंने आपको बता दिया, मैं अगली बार वृत्त से नहीं बनाऊंगा, है ना, ये बस इस बार ही बना रहा हूँ, अगली बार बिना वृत्त के बना दूंगा, है ना भाई। एक बार आपको दिखा दूं, ये इससे दिखाना होता है कि कहीं आप देखें तो आपको ये नहीं लगे कि साहब हमारे नोट्स में कोई गलती हो रही है। नोट्स में कोई गलती नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना, वाई एक्सिस, डबल ट्रिपल, है ना, इसको यहाँ मिटा दूं, इसको मिटा दूं, चलो, ये कैपिटल वाई। अब आप तो मेरी बात को ध्यान से समझें। इस ग्राफ को जब खींचें आप, तो इस ग्राफ को ये समझते हुए बनाएं आप कि वाई अक्ष पर आपको समीकरण 1 भी मिलनी चाहिए और समीकरण 2 भी। ये जानते हुए आपने ये ग्राफ बनाना है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि साहब आपको वाई अक्ष पर समीकरण 1 भी मिलनी चाहिए और वाई अक्ष पर समीकरण 2 भी मिलनी चाहिए। अब देखो सब, ये मैंने वोल्टा का शिखर दिखा दिया। वोल्टा का शिखर धारा के शिखर से बड़ा होगा, इसमें बड़ा वाला गोला वोल्टा के लिए, ठीक है साहब। ये वोल्टा का शिखर दिखा दिया, है ना। अब इसके बाद आपको वाई अक्ष पर क्या मिलनी चाहिए, ये समीकरण मिलनी चाहिए। अब देखो, ये एंगल लिया मैंने ओमेगा टी, ध्यान से समझना आप, है ना। तो V0 का x दिशा में घटक तो क्या होगा, मैं दिखा देता हूं, V0 cos ओमेगा टी, और y दिशा में घटक क्या होगा, देखो मैं दिखा देता हूं एक बार। तो ये घटक क्या होगा, V0 sin ओमेगा टी। अब देखो आप, ऑटोमेटिक समीकरण आ गई सब आपकी, है ना, ऑटोमेटिक ये समीकरण आ चुकी है आपकी वाई अक्ष पर। बस यही मैं कह रहा था कि आपको इस तरह से काम करना है कि वाई अक्ष पर समीकरण 1 भी आ जाए और वाई अक्ष पर समीकरण 2 भी आ जाए। तो ये तो सब हो गया क्लियर। V0 आप समझ गए। अब धारा को, है ना, तो अब धारा को लीजिए, बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है इसमें। दो धारा का शिखर नीचे है, धारा की समीकरण भी तो वही है, सेम। ये देखो, ये I0, y अक्ष पर इसका घटक लेके देखें आप, x अक्ष पर तो कोस आता, y अक्ष पर क्या आएगा, I0 साइन ओमेगा टी। आगे सब ये आ गया। तो सब ये जब ग्राफ बनाया आप वोल्टा व धारा के मध्य, तो आप इस ग्राफ में ध्यान रखें y अक्ष पर आपको समीकरण 1 भी लानी है और 2 भी लानी है। बस ये वृत्त में मैं आगे से नहीं बनाऊंगा, बस आगे से तो एक्सिस एक्सिस दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ साफ दिख रहा है, वोल्टा और धारा दोनों साथ साथ चल रही है। देखो ये जिधर वोल्टा है उधर ही दिशा में धारा है। अगर यूं देखें, इधर अलग से निकाल के दिखाऊं, तो ये वोल्टा और ये धारा, है ना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब इनके बीच कलांतर 0 है। इसलिए जब प्रतिरोध को लिखते हैं तो लिखने का तरीका ये है, R बराबर V0 अपॉन I0 तथा कलांतर कितना 0। तो ऐसे कंप्लीट लिखना पड़ता है। यानी कंप्लीट लिखने में एक फायदा ये होता है कि आपको प्रतिरोध तो ठीक है पता पड़ ही रहा है, V0 अपॉन I0, लेकिन साथ में आपको ये भी पता पड़ रहा है कि साहब उनके बीच में कलांतर कितना है ना। तो कलांतर सहित लिखते हैं। चलो सब, है ना।